हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के कौन से मेथड्स हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो मेथड एक्सप्रेस करने से पहले हमको समझ आना चाहिए कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। सॉल्यूशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया, सब कुछ समझ लिया। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं और मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशंस किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो होती क्या है। तो सबसे पहले concentration of a solution. What is the concentration? तो concentration ध्यान से सुनो, concentration is the amount of solute present in a fixed amount of solution. समझ आई बात? किसी solution के fixed amount में what is the amount of solute is present, that particular amount of solute present in a fixed amount of solution is called concentration of solution. समझ आ गई बात? तो concentration को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, concentration of solution। सबसे पहला मेथड, यानी कि concentration को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये पोर्शन 11th क्लास में भी है, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया, जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया टॉपिक 11th का है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका नीट का या जी मेंस का, वहां पे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नो डाउट टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन समझ आ गया, किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। सॉल्यूट का अमाउंट बेसिकली हमने चेक करना है इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट मेथड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। वेट W बाय W, W बाय W यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये हम कह सकते हैं। तो मास परसेंटेज वेट परसेंटेज है क्या? वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज होता है बेटा वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, 100 ग्राम of solution if you have, then in this solution what is the amount, what is the weight of solute present? तो 100 ग्राम में जो weight of solute होगा उसको हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर्मूला देख लें आप मास परसेंट के लिए, बहुत ही सिंपल सी टर्म है, सब बच्चे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, और परसेंटेज हम निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपने बनाया किस तरह से, ग्लूकोज को वाटर में ऐड करके। तो अगर ये वेट बाय वेट 10% का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? इफ यू हैव 10% weight by weight solution of glucose in water, it means that you have in that particular solution you have 10 gram of glucose in 100 gram of solution। और जब आपके पास 10 ग्राम तो हो गया सॉल्यूट, देखना बेटा 10 ग्राम तो हो गया सॉल्यूट,
सॉल्यूशन का जो वेट हो गया आपके पास, ये हो गया बेटा 100 ग्राम। तो जो सॉल्वेंट बचा वो कितना बचेगा? सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। 90 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो एक बार एग्जांपल पढ़ लें आप। A 10% weight by weight solution of glucose in water means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, जो कि आपका सॉल्वेंट है, so that total mass of this solution is 100 gram। यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या हम कहें 90 ग्राम सॉल्वेंट, जो कि हमारा क्या है? वाटर है। तो ये होती है मास परसेंटेज, जो कि पहला मेथड है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका मास परसेंटेज है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती क्या है? हमने सॉल्यूट का अमाउंट चेक करना है इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। इसके लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो वे है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। पहले मास परसेंटेज वेट बाय वेट, यहां वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, सिंपली जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है कितना प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा वॉल्यूम परसेंटेज होता है। फॉर्मूले से देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज देख रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। एग्जांपल से समझे, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बेटा 10 ml इथेनॉल आपका डिजॉल्व किया गया है। 10 ml इथेनॉल डिजॉल्व किया गया है वाटर में। कितने वाटर में? जिससे कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 100 ml हो जाए। तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर में है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आपको समझ आ गया? 10 ml इथेनॉल आपने डिजॉल्व किया हुआ है 100 ml सॉल्यूशन में या 90 ml वाटर में। यहाँ 90 ml वाटर मींस सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, 100 ml सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और 10 ml जो इथेनॉल है ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है। बात समझ में आ गई? थर्ड जो मेथड है वो कौन सा मेथड है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं? वो होता है हमारा W बाई V। W मीन्स वेट, V मीन्स वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सॉल्यूट का तो बेटा वेट देखना है और सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम देखना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, बहुत इजी सी हो जाते हैं टर्म्स। तो 10% आपके पास एक सॉल्यूशन है किसका? सोडियम क्लोराइड का इन वाटर, और ये सॉल्यूशन की परसेंटेज जो देखी गई है वो वेट बाय वॉल्यूम देखी गई है। इसका मतलब हुआ कि आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो परसेंटेज के बेसिस पे मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। ये तीन मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड बेटा हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं पीपीएम। यहां समझनी है बात, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और ये जो बात आपको समझनी है तभी समझ में आएगी जब आपको मास परसेंटेज समझ आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज समझ आएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आएगा। ठीक है साहब? तो पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है बेसिकली वो यूज कब किया जाता है? इसको समझो आप, जब हमारा सॉल्यूट ट्रेसेज में प्रेजेंट होता है।
मतलब जब हमारा सॉल्यूट वेरी माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी माइन्यूट अमाउंट सॉल्यूट का अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो तब हम पीपीएम मेथड यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझा दूं मैं आपको, आप रिलेट करेंगे। आपके पास वाटर होता है, कौन सा वाटर? ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर प्योर वाटर चाहिए, लेकिन इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अब जो प्योर वाटर है हमारा, ये भी एक तरह से एक सॉल्यूशन हो गया ऑक्सीजन इन वाटर, समझ आ गई बात। लेकिन ऑक्सीजन बहुत थोड़े अमाउंट में, ट्रेसेज में यहां प्रेजेंट होती है। तो जब इस तरह के सॉल्यूशन में, यानी कि अगर प्योर वाटर है और उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट एक्सप्रेस करना है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, तब वहां पे पीपीएम टर्म यूज की जाती है, पीपीएम मेथड यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। समझ आ गई बात। तो फिर कैसे करते हैं भाई, क्या है पीपीएम? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास अगर मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें, आप सुनना, तो इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट का वेट है, जो सॉल्यूट का वेट है इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन आपको चेक करना है। फॉर्मूले से और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको पीपीएम किसी सॉल्यूशन का चाहिए, तो पीपीएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। और किसमें चाहिए? पर मिलियन, दैट इज आपको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 6। और इजी करूं, जब आप परसेंटेज निकालते हैं, ध्यान रखना, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सब जानते हैं परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है। जब आप पर मिलियन चेक कर रहे हैं, यानी कि पीपीएम चेक कर रहे हैं आप, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6 से, पर मिलियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान हो गया। अब बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी आपको पीपीएम एक्सप्रेस करना है, इसको मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। इसको वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन चेक करना पर मिलियन, यानी कि जहां परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर मिलियन के लिए 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। बस ये आसान हो गया, आपको समझ आ गया होगा। और अगर हमने मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखना है, पर मिलियन पीपीएम देखना है, तो वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे। यानी कि जो तीनों वेज हमने पहले पढ़े हैं, उनको हम पीपीएम में लेके आ सकते हैं। और वाटर वाला एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। यहां पे दिया हुआ एक एग्जांपल और वाटर वाला एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ सी वाटर, जिसका ऑलमोस्ट जो वेट होता है 1030 ग्राम होता है, क्या कंटेन करता है? कंटेन्स अबाउट 6 × 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6, दैट इज पीपीएम पर मिलियन आपको चेक करना है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आपको पता है जो वाटर सप्लाई वाला घरों में भेजा जाता है, उस वाटर के अंदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन मिक्स की जाती है। अब उस क्लोरीन को, बहुत ज्यादा क्लोरीन तो उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो उस क्लोरीन का जो अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर। तो क्लोरीन का अमाउंट अगर हमें एक्सप्रेस करना है, तो वो भी हम किस में करेंगे? पीपीएम में करेंगे। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। समझ आ गई होगी बात? बहुत सुंदर बात। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, 12th में भी आप क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस
मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आके अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वहां पे मोल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिना मोल फ्रैक्शन पढ़े आप पढ़ नहीं सकते, कंप्लीटली नहीं कह सकते कि हाँ जी हमें चैप्टर आता है और हमने ये पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है क्या? बेसिकली मोल फ्रैक्शन है एक रेशियो। अब जैसे टर्म से समझ में आ रहा होगा, मोल्स का फ्रैक्शन चेक करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन, वो बाइनरी सॉल्यूशन है और वहां पे आपके पास कंपोनेंट है ए और दूसरा कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट है बी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में इस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है Na, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स हम यूज करते हैं, और बी कंपोनेंट के जो मोल्स प्रेजेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Nb से। तो इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका रेशियो इसके साथ देखना पड़ेगा, इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखना है तो इसका रेशियो देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह से जो मोल फ्रैक्शन है वो किसी भी कंपोनेंट का हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल डिस्कस भी किया हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसके साथ? टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट के मोल का रेशियो आप देख लो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन के साथ, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक्स यहाँ पे लिखा होता है लेकिन इसको काई बोलते हैं, CHI, काई। जनरली एक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे की जो चीजें रहेंगी, क्वेश्चंस मैं करूंगा वहां पे मैं भी एक्स बोलूंगा, लेकिन ये काई टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बेटा अगर देखेंगे आप तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी कंपोनेंट का आपको देखना है तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल समझो आप, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। तो आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मिक्सचर कह दें, सॉल्यूशन कह दें, बाइनरी सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर, कैसे रिप्रेजेंट किया? Na से रिप्रेजेंट किया, Nb से रिप्रेजेंट किया। ये A सबस्क्रिप्ट में है, B सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A आपको चेक करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है देखो, XA काई A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट कौन सा? Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन Na प्लस Nb, ठीक है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अगर आपको यहाँ पे B कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन चेक करने हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा Nb, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि Na प्लस Nb होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन है, दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट A और B, नंबर ऑफ मोल्स A के Na और B के Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? Na प्लस Nb। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? A कंपोनेंट का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रखो उसी कंपोनेंट के जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बस ये बात ध्यान रखना। और नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है, ठीक है जी। अगर आपको दूसरा कंपोनेंट जो कि B है उसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ऊपर इसी कंपोनेंट के मोल्स आएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में किसके? सॉल्यूशन के, ठीक है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हुआ। बहुत बढ़िया से यहाँ पे आप समझेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, उनको I से रिप्रेजेंट किया, और हमने क्या करना है? ith कंपोनेंट जो है उसका ही मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे xi से। ith कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स Ni, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे, पहला कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल N1 हो गया, दूसरे का N2 हो गया, तीसरे का N3 हो गया, एंड सो ऑन, और कहां तक जाएगा? अप टू Ni, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपको देखना है।
उसको उससे डिवाइड कर देना आपने जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को। तो Ni डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो कि आपको इस चैप्टर में काम आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के अंदर और उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम आप देखते हैं तो दैट इज 1। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1। 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है? 1 आता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? सपोज आपने जैसे यहां पे हम निकाले थे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी XB, टोटल कितना हो गया? 1। अगर आपको एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता चल गए तो दूसरे के आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये यहां पे समझाया हुआ भी है। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन X1, दूसरे का X2, तीसरे का X3 अप टू XI, टोटल 1। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। इस पे क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन भी यहां पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे है, देख लें आप। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% ऑफ C2H6O2 बाय मास। अब सबसे पहला मेथड कौन सा था? मास परसेंटेज। तो बाय मास सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन? कितनी परसेंटेज है? 25%। तो 25% बाई मास, वेट बाई वेट परसेंटेज अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ यू हैव 25 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस में बना हुआ है? वाटर में बना हुआ। तो जो वाटर का वेट होगा, वाटर का अमाउंट होगा, वो हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75 ग्राम। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ? 25% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। इट मींस दैट 25 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये अमाउंट निकल के आ गए। अभी क्वेश्चन करते हैं। दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का भी बताना है और वाटर का भी बताना है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होने चाहिए दोनों के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यहां पे निकाले हुए हैं। कैसे निकाले हुए? 25/62। तो 25 क्या हुआ? वेट ऑफ द सॉल्यूट 25 ग्राम। 62 क्या हुआ? ये मोलर मास है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का, यहां निकाला हुआ। चेक कर लें आप। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, या जो भी सब्सटेंस आपने लिया। तो 25/62 आ गया, 0.403 मोल्स आ गए किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। देखो कैलकुलेशन यहां पे जिस तरह की है उस तरह की मैं बता रहा हूं, हो सकता है कहीं एक आध डिजिट इधर उधर हो जाए, वो आप चेक कर लें। ठीक है, 0.403 मोल्स हो गए हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए बेटा दोनों कंपोनेंट के हमारे पास क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। 75 ग्राम वाटर है आपके पास, मोलर मास 18 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के इन दिस सॉल्यूशन 4.166, ये मोल्स हो गए वाटर के। अभी आपको मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के मोल से क्या कर देंगे आप? इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स को डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा। अब अभी बताया था जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन सब कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1।
1 में से जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पता है उसका माइनस कर देते हैं, तो 0.912 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। समझ आई बात? ठीक है जी। तो ये मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन भी हो गया, यहां से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए जो भी सॉल्यूशन के अंदर आपके कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, सही चल रहा है चैप्टर। इसके बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से मोलैरिटी को निकालते हैं। ठीक है जी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहां पे वॉल्यूम लीटर में नहीं गिवन है, ml में गिवन है, तो यहां पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, जो लिखा हुआ नहीं है यहां लिख देता हूं मैं, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें पता है आपको? ml में पता है, तो फिर आप यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर में चाहिए ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 आ जाता है। तो ये तब आ गया जब आपको वॉल्यूम किस में पता है? ml में पता है। इस तरह से मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? देखो मोल, वेट ऊपर है, सॉरी यहां पे बेटा वेट की जगह ना आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, तो यूनिट क्या बनेगी भाई? मोलैरिटी की यूनिट बनेगी मोल पर लीटर। यहां मोल और नीचे लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैरिटी यही तो होती है, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाती है। एग्जांपल समझ लो आप, आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.25 मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी क्या होगी? 0.25 m। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और मोलैरिटी को स्मॉल m से, यहां कहीं लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं है, समझ लो। मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैरिटी स्मॉल m। तो 0.25 m मोलर सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। किसका हो गया? NaOH का। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ NaOH किस में डिजॉल्व किए गए हैं? 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किए गए हैं। 0.25 मोल पर लीटर का ये मीनिंग हो जाता है। इसी तरह से मोलैलिटी, मोलैलिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान देना बेटा, यहां सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूशन है। कहां गया सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। मेरी बात को नोट कर लेना, जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो ध्यान दें। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है अपॉन में, और मोलैरिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो आप, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। ग्राम में होगा तो इसी तरह से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। यूनिट क्या बनेगी बेटा? मोल पर केजी। इसी तरह से एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस किया हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल पर केजी, 1 मोलर सॉल्यूशन, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें मोलैलिटी को। सॉल्यूशन ऑफ KCl मींस दैट 1 मोल, दैट इज 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। समझ आ गया बात? समझ आ गई बात? 1 मोल पर केजी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब किसका सॉल्यूशन है? KCl का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 1 मोल KCl, 1 मोल KCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना,
जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे मोलैरिटी मोलैलिटी ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको समझना है मोलैरिटी मोलैलिटी होती क्या है। विच सॉल्यूशन हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन, आपके पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है 1 मोलल जिसकी मोलैलिटी 1 है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, ऑफ द सेम सॉल्यूट गिव रीजन। ठीक है, 1 मोलर 1 मोलल, दो सॉल्यूशन आपके पास हैं। विच सॉल्यूशन हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको यह देखना है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो किस में ज्यादा प्रेजेंट है, उसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पे 1 मोल, कहां से मैं बताऊं, देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन विच इंक्लूड बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भी सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो गए। इसके बाद सो द मास ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन 1000 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 1000 से कम हो गया क्योंकि यहां पे 1 लीटर है और 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन है तो दोनों प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन जब आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम है, यहां सॉल्वेंट 1000 ग्राम से ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा हुई, 1 मोलर जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा हुई। यानी कि जहां अमाउंट सेम है और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो डिफरेंट हो गया। तो जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ जाएगी। तो जो 1 मोलर सॉल्यूशन आपका होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है। एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इजी सी बात है। केवल मोलैरिटी और मोलैलिटी को समझाने के लिए एग्जाम्पल यहां पे डाला हुआ है जिससे कि आप समझ जाएं। 11th में जनरली अगर बोर्ड की बात करें तो नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई जाती, 12th में भी नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी हम पढ़ रहे हैं तो बेटा नॉर्मेलिटी भी आप जरूर पढ़ना। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी आपको समझ आनी चाहिए, नॉर्मेलिटी भी पता होनी चाहिए आपको कि बेसिकली ये है क्या। यहाँ से कई सारी चीजें और भी आप सीख जाते हैं, इसको पढ़ते पढ़ते कई सारी चीजें और भी सीख जाते हैं। तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मेरी बात समझते जाना, बहुत अच्छे से समझा सकता हूं मैं आपको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जब भी आप नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आप ना साथ में मोलैरिटी भी रख लो। क्या रख लो, मोलैरिटी। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अभी मोलैरिटी पढ़ाना, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फर्क क्या आ गया, इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। चलो ये भी लिख लें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हुई मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी हुई 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहां नंबर ऑफ मोल्स, फर्क बस इतना। ठीक है, फॉर्मूला देखो, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये मोलैरिटी होता है तो मोलैरिटी में क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल्स लिखते। आ गया फर्क। यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में दोनों में फर्क क्या है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहता है, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट रहता है। तो यूनिट कैसे हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। वहां पे यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर। फर्क समझते जाना तभी समझ में आ जाएगा, नॉर्मेलिटी भूलोगे नहीं कभी भी। अब यहां पे टास्क क्या मिलता था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। यहां पे टास्क क्या मिला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास।
और अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो यहां सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट। डिवाइड किससे करोगे, मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इससे पहली वाली स्लाइड में करके आए हम। तो यहां पे आ गया आपका मोलर मास और यहां पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास। समझ गए, बस यही यहां पे पॉइंट है। अगर ये समझ गए तो नॉर्मेलिटी कभी नहीं भूलोगे आप। यहां पे इक्विवेलेंट मास और यहां पे मोलर मास। मोलर मास निकालने का तरीका पता है कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर उन सब के एटॉमिक मासेज को ऐड कर दो। लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को बेसिसिटी या एसिडिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहां पहुंच गए हम, मोलर मास पे पहुंच गए ना। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को एसिडिटी और बेसिसिटी से डिवाइड कर दो बस। अब बेसिसिटी जो टर्म है, ध्यान से सुन लो बस, बेसिसिटी जो टर्म है वो टर्म होती है यूज एसिड्स के लिए। बेसिसिटी जो टर्म है वो यूज होती है एसिड्स के लिए, और एसिडिटी जो टर्म है ये यूज होती है बेसिस के लिए। समझ गए, ये बेसिस के लिए यूज होती है। तो फिर कैसे करें भी, तो बेसिसिटी और एसिडिटी एक बार देख लेते हैं, इससे आगे वाली स्लाइड पे दिया हुआ है हमने, फिर वापस इस स्लाइड पे आ जाएंगे हम। ये देखो हाँ जी, यहां मिल गया हमें बेसिसिटी और यहां पे आ गया एसिडिटी। ये दोनों चाहिए ना हमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। मोलर मास को बेसिसिटी और एसिडिटी से अगर डिवाइड कर देंगे आप तो फिर आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा, फिर आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो बेसिसिटी बेसिकली मैंने कहा एसिड्स के लिए होती है, और एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन आयंस। तो जो भी एसिड आपके पास है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आप काउंट कर लें पर मॉलिक्यूल। जैसे H2SO4 में 2 होती है, H3PO4 में 3 होती है। क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने होते हैं, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होते हैं पर मॉलिक्यूल, 3। ठीक है, ये होगी बेसिसिटी। एसिडिटी में क्या होता है, एसिडिटी में जो आपके पास बेस प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है जी, OH माइनस आयंस आपको पता होने चाहिए। KOH में कितने होते हैं, 1। BaOH होल ट्वाइस में कितने होंगे, 2। ठीक है, बस एक बात और सुन लो यहां पे कि अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड के लिए आपको काम करना है नॉर्मेलिटी के लिए, तो वहां पे एसिडिटी बेसिसिटी ना होके नंबर ऑफ जो आयन है वहां पे चार्ज कितना है आयन के ऊपर, चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, ये आप वहां पे ले लें और आपको जो नॉर्मेलिटी है उसमें इक्विवेलेंट मास निकालने में हेल्प मिल जाएगी। अब सुनो आप, जैसे H2SO4 है, ठीक है बेटा, अब H2SO4 में जो बेसिसिटी है वो 2 है। तो अगर हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का, तो यहां पे ऊपर रखेंगे मोलर मास। मोलर मास हो गया 98 H2SO4 का, और बेसिसिटी होगी 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आया भाई, 2 से 98 को डिवाइड करेंगे आप तो ये आया 49। समझो आप बात को, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, इक्विवेलेंट मास होता है 49। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को आपको बेसिसिटी से डिवाइड करना है इन केस ऑफ एसिड्स, और अगर आपके पास केस है बेस का तो फिर एसिडिटी से डिवाइड कर देना है। जैसे अगर KOH के लिए बात करें हम, KOH, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितने होंगे भाई, 1 होंगे ना। तो 1 होंगे तो इक्विवेलेंट मास जो इसका होगा, इक्विवेलेंट वेट, वो जितना मोलर मास होगा KOH का उतना इक्विवेलेंट मास होगा, क्योंकि 1 से तो डिवाइड करना है। अब तो आगे बात समझ में आगे की नहीं आगे, चलो एक बार लास्ट वाली स्लाइड देख लेते हैं, इसमें कुछ रह गया था हमारा। हाँ जी, तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपके पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है, इनमें अगर एक रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, क्योंकि रिलेशन तो स्टैब्लिश हो रहा है भाई ऊपर से नीचे तक। इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में कितना डिफरेंस है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को आपको एसिडिटी, बेसिसिटी या चार्ज ऑन द आयन से डिवाइड करना है। कई बार इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल हो सकता है, कई बार डिफरेंट भी होते हैं। तो रिलेशन स्टैब्लिश होगा, रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी
इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड्स और बेसिस के केस में फॉर बेसिस। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप समझ में आ जाएंगी बात। अब एक चैप्टर की, इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता दूं। क्या बात है इंपॉर्टेंट? यहां पे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आपने देखा यहां पे या तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए या सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहें, जो टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि जो मेथड्स हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उस पर हम देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा चीजों को। तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसको? वॉल्यूम को। वेट को नहीं करता ना, तो जहां वेट आ जाता है वहां पे टेम्परेचर का इंपैक्ट नहीं आता, कम रहेगा ज्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। लेकिन अगर कहीं वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक है मोलैरिटी और दूसरा है मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फर्क आएगा? मोलैरिटी बेटा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी वेट डिपेंडेंट होता है। इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी हुई है कि मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान सुनना, वेयर एज मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी are a function of temperature. This is because volume depends on temperature and the mass does not. ठीक है, समझ आ गई बात? तो बेटा लेक्चर नंबर 1 में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन है, मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं चीजें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में आपने देखा कि जितनी भी टर्म्स हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद एग्जांपल यहां पे डिस्कस की हुई, डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।